Welcome to SN Chaudhary physics classes at BD Gurukul. Today I am going to discuss heating effect of electric current. Electric current का heating effect क्या होता है? So there is a number of effect just like heating effect, magnetic effect, chemical effect, बहुत सारे effects हैं. तो heating effect उसी में से एक है. अब heating effect जूल्स का एक्सपेरिमेंट है, ये कैसे क्या हुआ था, इस तरह से इसको हमें देखना है. अब इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर न्यूमेरिकल पर्पस. न्यूमेरिकल पर्पस के हिसाब से बहुत ज़रूरी है. सीबीएसई में कई सालों से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स के तौर पर. इंट्रेंस में बराबर न्यूमेरिकल्स इसमें से रहते हैं. इसलिए बेटा इनके न्यूमेरिकल्स गिने चुने 2 लाइन न्यूमेरिकल का हम बताएंगे. यदि वो याद रहोगे तो पूरा चैप्टर कवर कर देगा न्यूमेरिकल्स के लिए. तो ज़रा इसमें पहले देखो बेसिक क्या चीज़ है. Number 1, when electric current is passed through a conductor. जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से पास करते हैं, it becomes hot. This phenomenon is called heating effect of electric current. अब आपके जैसे बताए, जब किसी भी कंडक्टर से करंट पास करते हैं तो गर्म हो जाता है. एग्जांपल देख लो, जैसे स्विच में आप प्रेस लगा देते हो, स्विच गर्म हो जाते हैं. या स्विच में मोटर बहुत देर तक चलता रहता है, तो पानी का मोटर, तो वो गर्म हो जाता है. ऐसा क्यों? पंखे चलाते हो, पंखे टच करो तो वो आपके गर्म हो जाते हैं. तो इस तरह से ये प्रोसेस में हमारे हैं. अब इसी आधार पर यहाँ पर मुझे ये चीज़ देखना है. सेकेंड, इसमें देखो कॉज, हीटिंग इफेक्ट होता क्यों है. तो देखो बेटा 2 तरह के होगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन कॉज ऑफ दिस. तो यदि आपको कुछ नहीं मालूम है, सिंपल ड्यू टू रेजिस्टेंस लिख दोगे. देखो तो पहला पॉइंट हम इसी में लिख देते हैं, द हीटिंग इफेक्ट इज shown by a conductor due to its resistance. इनके रेजिस्टेंस के कारण हीटिंग इफेक्ट ये होते हैं. सिंपली ये आप लिख के काम कर सकते हो. लेकिन देखो इसी में एक क्वेश्चन और भी हम आगे बताएंगे अभी. जैसे यहाँ पर स्विच है हमारे पास और चेन्नई में बल्ब है, ऑन करते ही फ़ौरन वहाँ पहुँच जाते हैं. तो कैसे पहुंच जाता है? तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन को तो जाने में टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का जो जनरल एवरेज हम स्पीड लेते हैं 10 पावर 5 अप्रॉक्सीमेट लेते हैं, तो बहुत कम होता है. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 पावर -4 में बहुत कम होता है. लेकिन ये नहीं होता. जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एंट्री किया, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा. तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हो तो पूरा का पूरा में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं. अब ये रास्ते में इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा. नंबर 1, इस कंडक्टर के एटम से भी टकराएगा. कंडक्टर यदि मॉलिक्यूलर फॉर्म है तो इसके मॉलिक्यूल से भी टकराएंगे. टकराने पर उनका काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा और वो लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी जो है हीट के रूप में अपीयर हो जाते हैं. इसलिए कंडक्टर्स हॉट हो जाते हैं. तो एक्सप्लेन करने में देखो बी, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड across a conductor. When potential difference applied across conductor, an electric
field sets up in the conductor with a speed of light c, that is 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं तो उसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता था। हर इलेक्ट्रॉन, यहाँ के इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स लगेगा, यहाँ के ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, ये भीतर से एंट्री करेगा। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड applies force on the free electrons, which free electron, due to which they get drifted towards positive end of the conductor. The electric field applies force on free electrons, due to which they get drifted, that is accelerated toward positive end of the conductor. In the way they collide with other free electrons, atoms of the conductor, atoms and molecules of the conductor, and they lose their kinetic energy which appears in the form of heat energy. Hence conductor becomes hot, इसलिए कंडक्टर हॉट हो जाते हैं। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इंस्टेंटली, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्टेड होगा, एक्सेलरेटेड होगा, रास्ते में वो दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, एटम्स ऑफ कंडक्टर से टकराएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंडक्टर से टकराएंगे, और काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट करेंगे, लूज देयर काइनेटिक एनर्जी व्हिच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। हैंस कंडक्टर बिकम्स हॉट। यहाँ तक आपके ये देख लिए। हैव यू नोटेड? लिख ले पूरे बेटे। देखो बेटा, कंसेप्ट फिजिक्स में छोटी छोटी बात जो आप पढ़ते हो, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, सारी बात समझ में रहेंगे। क्वेश्चन क्या पूछेगा इसकी गारंटी कोई नहीं लेते हैं, कंसेप्ट की गारंटी लेते हैं। भाई इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आएगा, अब उसके आधार पर आपको इसको करना है।
अब आपके देखो इसमें 9 जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब इसमें जूल्स ने लॉ दिए थे in point number 1 in 1942 Joules forwarded the law of heating effect। ये इस समय उन्होंने दिए थे और इसी के नाम पर इसमें हम आगे यूज करेंगे जूल्स कांस्टेंट जे लिखते हैं, ये इन्होंने दिए थे। सेकंड, दिस इज अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। देखो, द अमाउंट ऑफ हीट को बेटा यहीं पर हम एच लिख दिए। कुछ बुक वाले एच लिखते हैं, कुछ वाले क्यू हम चार्ज में लिखा करते हैं, इसलिए हमने हीट को प्रेफर किया। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर is directly proportional to the electric current, to the square of electric current। यहाँ I लिख देंगे हम, that is H proportional to I square। आगे समझ में। सेकंड, प्रोपोर्शनल टू, यहीं पर हमने वहाँ लिखे, यहाँ टुकड़े में, टू द रेजिस्टेंस कैपिटल R यहाँ लिख दिए, ऑफ द कंडक्टर, दैट इज H प्रोपोर्शनल टू R। थर्ड पार्ट है इसका, टू द टाइम taken to flow इलेक्ट्रिक। टाइम को कैपिटल में यहीं पर हम T लिख देते हैं बेटा। taken to flow इलेक्ट्रिक करंट कितना देर फ्लो किया है, H प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ से लिख लिया, ये थर्ड में हो गया। थर्ड पॉइंट में आ जाओ, द कंबाइनिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों कंबाइन करते हैं तो हमें मिल जाता है H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। अब यहाँ आ जाओ, implies H इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन J, where J is a constant which is called
जूल्स कांस्टेंट एंड जे इक्वल टू होता है 4.18, ये हमारे पास आते हैं। वैल्यू ध्यान देना, क्यों? तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल के बराबर होता है, ब्रैकेट में कर दिए। इन कैलोरी इसको लिखे। तो इस तरह से आपका दिस इज जूल्स लॉ निकल गया। इन एसआई यूनिट जे इक्वल टू हम 1 यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ तो हम जूल यूज करेंगे, यहाँ तो हम कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करते हैं, तब वहाँ जे लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। तो H इक्वल टू हम सिंपली लिख देते हैं I² RT, ये याद रखो। इन जूल्स, यदि जूल्स में आप वैल्यू निकालते हो तो ये होते हैं। आगे बात समझ में? इस तरह से इसके आप यहाँ तक यदि समझ लिए तो वेल एंड गुड। अब आप आ जाओ इधर, रब करो। थर्ड में आ जाओ, न्यूमेरिकल्स। थर्ड डे था ये, इसको एक्सप्लेन किए हैं, थर्ड लिखे नहीं, हटा दिए थे। कंबाइनिंग के ऊपर लिखे थे थर्ड, लेकिन उसको हटा दो। न्यूमेरिकल्स, वी हैव H इक्वल टू I² RT बाई J। अब इसमें से हम H1 बाय H2 करेंगे तो क्या निकल जाएगा? I1 बाय I2 का स्क्वायर, R1 बाय R2 का स्क्वायर, और T1 बाय T2 का स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं। जे आपके अपॉन में है तो कैंसिल हो जाएंगे, दिस अपॉन दिस करेंगे तो दोनों का जे R1 बाय R2 ये निकल गए। अब इसी में देखते हैं, फॉर सेम R एंड T, मान लो टाइम और रेजिस्टेंस दोनों सेम है, करंट की अमाउंट बढ़ा रहे हो, कभी 1 एम्पियर कर दिए, कभी 2 एम्पियर कर दिए, तो जितने एम्पियर रहेंगे उतने ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तब हम डायरेक्ट यूज करेंगे H1 बाय H2 दैट इज I1 बाय I2, इसका हम स्क्वायर डायरेक्ट याद रखते हैं। अब वहाँ पर हम ये पूरा लिखेंगे, इतना टाइम नहीं है इंट्रेंस में। यदि आप 1 सेकंड करके 100 क्वेश्चन पर बता लिए तो 100 सेकंड बच गए, टाइम बच गया तो हम किसी नेक्स्ट क्वेश्चन पर अटैम्प्ट करेंगे। इसलिए डायरेक्ट याद करो। यदि स्पेशली नीट का क्वेश्चन इजी होता है और टफ होता है। इजी इसलिए कि आराम से आप बना सकते हो, लेकिन कंसेप्ट समझ में आ गया तो फार्मूला पुट करो, रिजल्ट। कैलकुलेशन नाम की चीज़ नीट वाले में नहीं होते हैं, बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन होता है। जेई में आपको कैलकुलेट करना पड़ता है वैल्यू, उसमें थोड़ा मैथमेटिकली यूज ज़्यादा होते हैं, इसमें मैथमेटिकली यूज कम दिया जाता है। इसलिए यदि आप डायरेक्ट ये लिख के याद रखते हो, वेल एंड गुड। फॉर सेम I एंड T, यदि करंट भी सेम है, टाइम भी सही है, किस में एट ज़्यादा बनेगा? तो H1 बाय H2 इक्वल टू R1 बाय R2, ये हमारे पास बन गए। एंड H1 बाय फॉर सेम I एंड R, करंट भी सेम है हमारे पास, रेजिस्टेंस भी सेम है। H1 बाय H2 इक्वल टू T1 बाय T2, जिसमें ज़्यादा देर तक चलेगा तो वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसलिए घरों में जब हम एसी चलाते हैं जनरली वहाँ पर एम्पियर स्टार्टिंग ज़्यादा होता है, तो हम पावर स्विच यूज करते हैं। चला तो हम इस स्विच पर भी देंगे, चल जाएगा, लेकिन कुछ ही देर में ये गर्म हो जाएगा। गर्म होने पर शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं पावर स्विच लगाते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं एसी चल रहा है, हम प्रयास करते हैं भाई जब एसी चलाते हो पावर वाले तो एक को बंद कर दो, एक को रहने दो,
क्योंकि उस समय लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वायर में आपका हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो जितनी ज़रूरत, अब एक ही बार एसी भी चला दिए, वॉशिंग मशीन भी चला दिए, गीजर भी चला दिए, तो बहुत सारे वाट के हो जाते हैं, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा और वहाँ पर फायर होने की, आग लगने की चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ तक ये हमने देखा। थर्ड पॉइंट यहाँ तक नोट कर लिए, पॉज कर दो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से हीट कैसे बनते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये हमें चाहिए। साथ साथ इसी को हम इस तरह से भी पूछ लेते हैं, डेरिवेशन ऑफ जूल्स लॉ। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर सेल लगा हुआ है, सेल से करंट जाएगा, रेजिस्टेंस से टकराएगा, रेजिस्टेंस के भीतर से गर्म हो जाएगा। हम कह देते हैं इससे काम नहीं चलते हैं। यहाँ पर मुझे डिस्कस करना है इसके। यहाँ पर सबसे पहले देखो द schematic diagram of a circuit is shown in figure। अब इससे क्या बेनिफिट मिल गया, आर को रेजिस्टेंस कहते हैं, आई करंट कहते हैं, टाइम टेकन, ये सब पता चल गया, ये हो गया ना। नाउ द amount of work done in moving Q charge from A to B is W equal to Q into V। ये होगा भाई, यहाँ पर कि कैसे, तो बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू W अपॉन Q। अमाउंट ऑफ वर्क डन ये हमारे पास आ गया। बट हम क्या जानते हैं, Q इक्वल टू IT, यहाँ पर हमने लिख दिया W इक्वल टू IT इंटू V। एंड ऑल्सो बट V इक्वल टू IR, ये भी पुट कर दो, तो W इक्वल टू IT इंटू IR, तो W इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये हो गया। This work done appears as heat, therefore H equal to W and H equal to I square RT implies H proportional to I square, proportional to R, proportional to T, which is joules। in joules में लिख देना बेटा, in joules, which is joules laws of heating effect, joules law of heating effect। ये हमारे पॉइंट 4 में थे। ओके, समझ में आ गया? पॉज। नाउ न्यू टॉपिक्स इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी या वर्क डन अननेचुरल, अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड
supplied by a source of EMF to maintain electric current in the circuit. Circuit is called electrical energy of the source. The amount of energy supplied by a source of EMF to maintain electric current in the circuit. डिफाइन कर दिया। अब हम निकालेंगे कैसे, तो देख लो सेकंड पॉइंट में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन in maintaining current in the circuit. The energy is equal to amount of work done. This, that is energy equal to, therefore energy equal to work done by source. एनर्जी को यदि हम ई से शो करते हैं, ई से इसको हम डब्लू से शो करते हैं, तो ई इक्वल टू डब्लू। हो गए, यहाँ तक समझ में आ गए? थर्ड में देखो, बट डब्लू इक्वल टू Q इंटू V। तो इस आधार पर E इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, Q इंटू V। फिर बट Q इक्वल टू IT। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू IT इंटू V, जैसे पीछे निकाले हो, बट V इक्वल टू IR। तो इस तरह से ये हो जाएगा E इक्वल टू IT इंटू IR। इस तरह से एनर्जी इक्वल टू निकल गया हमारे पास I² RT इन जूल्स। देयरफॉर यहाँ पर आप देख लो, देयरफॉर E इक्वल टू W। और आप पिछले क्लास में पढ़े हो पावर वाले में रेट ऑफ वर्क डन, तो वहाँ W इक्वल टू P इंटू T लिखते हैं। यहाँ तो हम सिंपली लिख देते हैं। आप Q भी ये भी लिख सकते हो, और क्या क्या लिख सकते हो, I² RT भी लिख सकते हो। ये दोनों के दोनों हो गया आपके एनर्जी में इन जूल्स। आगे बात समझ में? अब इसी को कैलोरी में चेंज करना रहेगा। E इक्वल टू W/J QV/J I² RT/J। ये हमारा तब बन जाएगा इन कैलोरी। इन कैलोरी में आ गई है। आगे बात समझ में? जैसे थर्ड पॉइंट में आ जाओ। पॉइंट हमें दिखाना है, ईच पॉइंट कैरी हाफ मार्क। ये तो हम समझने के इतना बता दिए हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चौथा SI यूनिट इज जूल्स। SI यूनिट इज जूल्स, जे लिखते हैं।
अदर यूनिट्स, अब अदर यूनिट्स में समझने के लिए अदर यूनिट्स आर वाट इंटू आवर, WH ऐसे लिखे रहते हैं। किलो वाट इंटू आवर, ये आपके स्मॉल के WH ये लिखे रहते हैं। अदर यूनिट्स ये हमारे पास आ गए, है बात समझ में। अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में आपने लिख दिए, इधर हैव यू नोटेड? इसमें आपके जैसे बनाते हो इसके हम दिखाते हैं। अगेन ये आप फोर्थ पॉइंट ये हो गया। सी में लिख लो, या नहीं, फोर्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट में रिलेशन बिटवीन KWH and जूल। इसी में रखो बेटा, ABC ही रखो, अभी बहुत कुछ बताना है इसमें। ये आपने किलोवाट एंड जूल, तो 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 किलो इंटू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। कहोगे ये फार्मूला टीचर भी लिखते हैं, हम भी लिखते हैं, सभी लिखते हैं, लेकिन ये आया कैसे? तो आप सिंपली जानते हो, सेंस P इक्वल टू W/T पढ़े थे पावर में, तो W इक्वल टू क्या होगा? P इंटू T। तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क निकल जाएगा। इसी हिसाब से 1 किलो का मतलब हो गया 1000 वाट, 1 आवर 1 इंटू 60 सेकेंड हो गए। अब देखो बेटा, वाट का मतलब क्या होगा? 1000 जूल अपॉन सेकेंड, ये हो गया 3600 सेकेंड। ये सेकेंड कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बच गया? 360023 जूल। देयरफॉर 1 kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल के बराबर। आगे अब इसी में देख लो, KWH as is also known as electrical unit of consumption। घरों में जो हम यूज करते हैं, कहते हैं 10 यूनिट आ गया, 100 यूनिट आ गया, 20 यूनिट, इसी को हम ये भी कहते हैं यूनिट ऑफ कंजम्पशन, या BOT, दैट इज बोर्ड ऑफ ट्रेड, TU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसका मतलब हम एनर्जी जो बेचते हैं वो इसी फॉर्मेट में बेचते हैं। अब इस पर यदि क्वेश्चन आ जाते हैं, मान लो आपके घर में 1000 का बिल आता है, 1000 रुपये का, और प्रिंट करने वाले ने ध्यान दिया, इधर प्रिंट करते समय 1000 में 3 जीरो के बदले 2 जीरो एक्स्ट्रा पड़ गया, बिल आ गया 1 लाख के। सबसे पहले तो बच्चे ही नहीं डांटे जाएंगे, घर में लाइट नहीं जलाता है, बल्ब छोड़ देता है, पंखे छोड़ देता है, ऐसे चलते हुए, लेकिन गलती देखी कंप्यूटर ऑपरेटर की।
अब उस कंडीशन में बेटा आप किसी से भी मिलोगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। तो एक ही रास्ता, यदि आपको ये पास नॉलेज है तो आप सारे बल्ब के वाटेज मालूम है, नोट कर लो। 24 घंटा ही लाइट मान के चलो तो सभी का वाट इंटू 24 हो जाएगा। जो वाट बने हैं उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलो वाट बन गया, तो किलो वाट इंटू आवर निकल गया, दैट इज यूनिट निकल गए। और उसका मैक्सिमम प्राइस जो है उस हिसाब से कीमत लगा दो तो मुश्किल से मुश्किल 1000 आने वाले को 5000 आ जाएगा। 1 लाख तो संभव है नहीं। अब उस तरह से जब आप कन्विंस करोगे, डराओगे, धमकाओगे, तब ये जाके वो ठीक करेगा, नहीं तो वो ठीक नहीं करते हैं। और तब भी नहीं करे तो कंज्यूमर कोर्ट में भाई सब पर इल्ज़ाम लगा दो, जो जो पैसे मांगा है सब पर लगा दो, नहीं मांगा है तो मत लगाओ, अपने आप होगा। इसलिए अब यहाँ पर देख लो बेटा, यहाँ पर मेन टॉपिक इसका थोड़ा सा बच गया बेटा, डोंट वरी। नंबर ऑफ, देयरफॉर नंबर ऑफ KWH ये लिखा रहे, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट, इलेक्ट्रिकल यूनिट किलोवाट है तो आप वाट पावर हो गया इनटू आवर, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल लो, अपॉन थाउजेंड्स, 1000 से डिवाइड इसलिए कि वाट को हमने किलोवाट में बोले। इस तरह से आप इसका सवाल का कन्वर्सन करके बना सकते हो। नाउ फाइनल, अब इसके न्यूमेरिकल्स में देख लो। अभी न्यूमेरिकल्स के लिए हम पूरा एनर्जी का एक डायरेक्ट फार्मूला का पूरा पढ़े, याद रहे नहीं रहे, लेकिन अभी जो मैं लिख रहा हूँ एक लाइन, इस एक लाइन को याद रखते हो तो सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। कैसे तो देख लो, E इक्वल टू W पढ़े हो, W इक्वल टू P इंटू टी, चाहे W का निकालो चाहे इसका निकालो। अब आपके क्या हो गए, VQ ये निकल गए, यही आपके VIT निकल गया। IR पुट करेंगे तो आपके I²RT। अब I को V/R लिखते हैं तो V²/R² कट जाएगा, तो ये रिजल्ट हमारे पास हो गया V²/R इंटू टी। ये आपके डायरेक्ट फार्मूले हो गए इन जूल्स। ये जूल में ही कैलकुलेट कर लिया करो, कैलोरी बदलने के लिए आप कन्वर्ट कर देना। और इसी को लिखते हैं E इक्वल टू W/J P इंटू T/J VQ/J VIT अपॉन J I²RT अपॉन J V²/R इंटू टी अपॉन J इन कैलोरी। ये कैलोरी में हो गए। यदि आप इतना लर्न करते हो तो सवाल आपके बन जाएंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, welcome to SN Chaudhary physics classes. Today I am going to discuss a small topic that is electric power. It is most important topics for numerical point of view, and a numerical is always asked on these chapters. So you consider electric power. This is a part of heating effect, electric power. The rate of work, the rate of work done by a source of EMF to maintain current, electric current in the circuit is called electric power.
यहाँ पर देख लो बेटा, वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन इन मूविंग Q चार्ज from a point A to B. Work done in moving unit Q charge from having potential difference V is W equal to V into Q. ये हमारे पास वर्क डन है। Therefore, rate of work done that is power, that is W by T. पावर यहीं पर हम लिख देते हैं, पावर ब्रैकेट में यहीं लिख देते हैं P इक्वल टू W बाई टी। देयरफॉर P इक्वल टू W बाई टी। ये हो गया। नेक्स्ट में अब यहाँ से देखो, बट W इक्वल टू वी क्यू, देयरफॉर इम्प्लाइज, सबको घेरते चलो, P इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी। ये फार्मूला भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट में आ जाओ, बट Q इक्वल टू आई टी, देयरफॉर P इक्वल टू वी आई टी। देखो बेटा, V यहाँ पर है, Q की जगह हमने आई टी पुट कर दिए, अपॉन T, तो रिजल्ट क्या होगा, T कैंसिल। इस तरह से P इक्वल टू हो गया वी आई। आगे बात समझ में। अगेन बट V इक्वल टू आई आर पुट कर दो, तो ये हमारे पास होगा P इक्वल टू आई आर इंटू आई, दैट इज P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। नेक्स्ट टॉपिक्स, बट I इक्वल टू वी वाई आर। इस हिसाब से P इक्वल टू I की जगह पर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, तो R से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। दिस इज ऑल्सो नोट कर लिए। इन दिस वे देयरफॉर, एक ही जगह अब हम यहाँ लिख देते हैं, पूरा नोट कर लो। ये घेर दिए यहीं पर, ये आ जाएगा इसी में। देयरफॉर P इक्वल टू, आप क्या क्या लिख सकते हो, या इधर रब करो डिफिनीशन ऊपर, देयरफॉर P इक्वल टू आप लिख सकते हो P इक्वल टू W बाई टी, ये भी याद रखो। इफ वी क्यू बाई टी वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर। जब बेटा एक बार आपको पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपके ब्रेन में ये सारे फार्मूला आ जाना चाहिए। यहीं पर लेगा ऑल्सो, यहाँ पर एक और चेंज कर देते हैं, W इक्वल टू E, दैट इज एनर्जी। इसी फार्मूले को आप एक लाइन और एक्स्ट्रा करो, E बाई टी, W बाई टी, E बाई टी, वी क्यू बाई टी, वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर। इस तरह से आप, ये हो गया। हैव यू नोटेड?
अब आपके W गिवन रहेगा तो W/T से निकाल दिया, टाइम गिवन है। एनर्जी कंज्यूम कितना किया है, एनर्जी अपॉन टाइम दे रखा है। आपके चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज यू आर गोइंग टू मूव दैन T VQ/T VI। इफ यू नो पोटेंशियल डिफरेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ करंट then P equal to VI formula we use, P equal to I square used to find power and V square by R। You know that a bulb of 100 watt is rated with 220 volt लिखा रहता है। अब इसका मतलब 100 वाट है तो 100 वाट देगा, खर्चा करेगा एनर्जी? कभी नहीं करेगा। 100 वाट तभी करेगा जब 220 वोल्ट सप्लाई है। यदि 220 नहीं है, वोल्टेज कम हो जाते हैं, कम पावर खर्च करेगा वो हम इसकी मदद से निकालते हैं। उस समय कितना करंट का स्ट्रेंथ है, वोल्टेज बढ़ गया, करंट बढ़ गया तो उसका पावर बढ़ जाएगा 100 से ऊपर। तो उसमें आपके फ्लक्चुएशन दिया रहता है, इट वर्क्स बिटवीन 200 से 260 ऐसे लिखे रहते हैं, 280 माने इस फ्लक्चुएशन में भी वो बल्ब काम करेगा। तो आपने ये यहाँ तक नोट कर ले सेकंड पॉइंट के अंदर में। ये मेन फार्मूला है जिसको मुझे सिखाना था। अब आप आ जाओ इसी में से कुछ और बातें। हैव यू नोटेड एवरीथिंग? यहाँ से रब कर दूँ? सेकंड पॉइंट आपने पढ़ लिया। थर्ड पॉइंट, ये स्केलर है या वेक्टर? थर्ड पॉइंट सर अब बताओ बेटा, क्या स्केलर है या वेक्टर? स्केलर ही होगा। क्यों होगा स्केलर ही? तो हमने वैसे भी कह दिए हैं 90% क्वांटिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी में वो स्केलर ही है। गिन के वही 8-10 याद रखो जो वेक्टर्स हैं, बाकी सारे के सारे स्केलर। वो नहीं याद है तो अंदाज से भी कहोगे तो 90% आपका सही होने का चांस रहेगा। तो थर्ड पॉइंट में इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फोर्थ पॉइंट में SI यूनिट इज, यहाँ भी देखो, जूल पर सेकंड, और इसी को जूल पर सेकंड ऐसे भी लिखते हैं। और वाट मीन्स 1 वाट इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 सेकंड। ये पार्ट ए में आपने लिखा SI यूनिट दिस। देखो बी, द पावर इलेक्ट्रिक पावर is also expressed as 1 वाट। जनरली आप देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ P इक्वल टू VI, जानते हो? तो पावर के लिए हमने यहाँ क्या लिख दिए 1 वाट, दैट इज 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। 1 वाट दैट इज 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। इसलिए आप मार्केट में जाते हो तो आपको कहता है भाई 650 VI का दे दो, 1 किलो वाट VI का दे दो। VI मीन्स वाट इज ऑल्सो वोल्ट अपॉन एम्पियर। यदि आप इसको एक्सपेरिमेंट निकालना चाहते हो, वोल्ट W/Q होते हैं, जूल अपॉन कूलम्ब, और यहाँ एम्पियर को निकालते हो तो कूलम्ब अपॉन टाइम कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो वी कैन एक्सप्रेस पावर इन द फॉर्म ऑफ वाट, दैट इज 1 वोल्ट 1 एम्पियर। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बी 1 वोल्ट हैविंग करंट 1 एम्पियर, देन पावर इज एक्सप्रेस एज वाट। तीसरा यूनिट देखो इसका, यहीं से नाउ यू गो टू मार्केट या यू गो टू होम, you generally ask, you are asked that
व्हाट इज द पावर ऑफ दिस इंजन, इंजन का पावर कितना है? तो ओल्ड मैन जनरली टोल्ड यू दैट 5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, देन यू राइट सी पावर हॉर्स पावर दैट इज HP, शॉर्ट में HP लिखते हैं, इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ पावर। 1 हॉर्स पावर दैट इज इक्वल टू 746 वाट, दैट इज 746 जूल पर सेकेंड। आ रहे हैं समझ में बेटे? अब आपके ये भी आप जान गए। और नेक्स्ट यूनिट में हम क्या यूज करते हैं? किलोवाट, 1 किलोवाट, हाउ मच वाट बताओ? किलो मीन्स 1000, दैट इज 1000 वाट। ये आपके हो गए। 1 मेगावाट दैट इज 10 पावर 6, इट इज ऑल्सो 10 पावर 3, W लिखते हैं। दैट इज 10 पावर 6 वाट। ये भी हमारे पास आ गया। नेक्स्ट आपका ये कौन सा था? 4th का था, तो 5th में एक और लिख लो पॉइंट पूरा करने के लिए। पावर का क्या जानते हो भाई? ये क्या हमने लिखा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। तो MW/T इस फार्मूले से निकाल लेना, दैट इज ML²T-2 अपॉन T, दिस इक्वल टू ML²T-3। ये हो गए। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ पावर इन मास। अब वहाँ इलेक्ट्रिक पावर जोड़ देते हैं। तो बच्चे मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं पावर, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर जोड़ देते हैं तो वो सोचने लगते हैं सर तो बताए नहीं, किसी टीचर ने तो बताया नहीं इलेक्ट्रिक पावर, तो भाई वो कंफ्यूज होने लगते हैं। जबकि पावर चाहे इलेक्ट्रिक पावर हो चाहे मैकेनिकल पावर हो सेम है। इसलिए M डायमेंशन ऑफ पावर इन मास इज 1, डायमेंशन ऑफ पावर इन लेंथ इज 2, डायमेंशन ऑफ पावर इन टाइम इज -3। देयर आर 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स आपके यहाँ तक हो गए। ओके, नाउ वी कम ऑन न्यूमेरिकल। अब यहाँ पर इतने सारे फार्मूला आपने देखा, कब कौन सा फार्मूला लगाएं, हाउ टू यूज फार्मूला। अब आपके P = VI। अब यहाँ पर एक हम लिख देते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर में 6 पॉइंट न्यूमेरिकल्स, यहाँ लिख देता हूँ ट्रिक्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। जनरली P = W/T, E/T, VQ/T, VI, I²R, V²/R, V²/R। ये हमारे पास ओरिजिनल फार्मूला है। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल जनरली बेस्ड रहते हैं वो इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। अब आपसे हमने कह दिया सिंपली एक क्वेश्चन देख, पहला ए पार्ट P = VI, ये पंखे हैं मान लो 75 वाट के। तो जनरली आपके कोई भी फार्मूला लिखोगे P मालूम है, क्योंकि जितने भी ऑपरेटर्स हैं सबके ऊपर लिखा होता है 100 वाट, 200 वाट, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, ये लिखे रहते हैं। तो यू नो पावर रिटेन ऑन ऑपरेटर्स या इक्विपमेंट या जो भी मशीन को अप्लायंसेस, और उसी के ऊपर वोल्ट भी लिखा रहता है।
जनरली लिखे रहता है 220 वोल्ट। तो डोमेस्टिक, व्हाट इज द डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ इंडिया? इंडिया में डोमेस्टिक सप्लाई 220 वोल्ट का है। तो 220 वोल्ट का डोमेस्टिक सप्लाई है, तो आप क्या करोगे? 220 वोल्ट ही ना अप्लाई करोगे। हाँ, कंपनी वाले ऑपरेटर्स बनाते हैं, ये 220 है तो 180 से लेके आगे बढ़ा दिए 260 तक, इसमें ऑपरेटर्स काम करेगा, खराब नहीं होगा। लेकिन ओरिजिनल जब हम काउंट करते हैं तो कितना काउंट करते हैं? 220 वोल्ट। दैट इज डोमेस्टिक सप्लाई इन इंडिया। द पावर इज नॉन, voltage is known, then how much current is drawing this fan? ये पंखा कितना करंट ड्रॉ करता है? तो आपको सिंपली टू फाइंड करंट, यहाँ कई सारे फार्मूला है, 1 2 3। टू फाइंड करंट वी यूज P इक्वल टू VI, क्योंकि बेटा आपको P मालूम है, V मालूम है, I निकल जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ देख लो, फाइंड करंट इन 110 वाट बल्ब ऑपरेटिंग ऑन 220 वोल्ट। फाइंड करंट इन 100 वाट। यहाँ सॉल्यूशन सिंपली हेयर, इसके न्यूमेरिकल बेटा इजीली बन जाते हैं। इंट्रेंस में स्पेशली जेई वगैरह में न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो स्पेशली न्यूमेरिकल बन जाते हैं, तो इसलिए इसको केयर करो। इसमें कैलकुलेशन नंबर ऐसे देंगे जो आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा। हेयर P इक्वल टू 1000 वाट, V इक्वल टू 220 वोल्ट, I इक्वल टू वाट, तो P इक्वल टू VI। अब यहीं पर बुक वाले तो आपको I का फार्मूला पहले निकाल लेगा, नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, क्या क्या मुझे मालूम है। P इक्वल टू 110 इक्वल टू V इक्वल टू 220 इंटू I implies I इक्वल टू 110 अपॉन 220, 0 0 1 2, दैट इज 1/2 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। आ गया समझ में? अब हमारे पास ये स्विच जो रहता है डोमेस्टिक, जनरल जो स्विच हम घरों में लगाते हैं उस पर क्या लिखा होता है? कभी देखा आप लोगों ने? 5 एम्पियर लिखे रहते हैं, और हम ले रहे हैं कितना? 0.5। ये ट्यूब कितना ले रहा है? 1.89, नियर अबाउट 0.2 वोल्ट एम्पियर, तब हम 5 लगते हैं। तो ऐसा ही जैसे अभी आप जा रहे हो वर्ल्ड टूर पर, यू आर गोइंग टू वर्ल्ड टूर एंड यू हैव अ पेन इन योर पैकेट, और आफ्टर रिटर्निंग आई आस्क हाउ मच हैवी दिस पेन, भाई ये पेन आपको कितना भारी लगा? तो आप कहते हो सर पता ही नहीं चला, पेन पॉकेट में है। क्यों? तो आपकी कैपेसिटी जो है उसके रिस्पेक्ट में इसके वजन नेग्लिजेबल हैं। आया बात समझ में? उसी तरह से यदि हमारा करंट 0.5 का है, इसका कम से कम 8 टाइम्स बढ़ा दो, तो 4 एम्पियर हुआ। 10 टाइम्स बढ़ा दो, स्टैंडर्ड होता है 8 टाइम्स टू 10 टाइम्स। 10 टाइम्स ज़्यादा पावर का एप्लिकेट स्विच हम लगाते हैं, जिससे कि स्विच लॉन्ग लाइफ चलेगा, वो कभी ख़राब नहीं होगा। घरों में वही स्विच ख़राब होता है जहां आप करंट ज़्यादा ड्रॉ करते हो। जैसे स्कूल जाना है, कपड़े पर प्रेस नहीं है, लगा दिए प्रेस किसी स्विच में लगा दिए, बस हो गया भाई, प्रेस तो हो गया, लेकिन उस स्विच से एम्पियर ज़्यादा खींचेगा, स्विच उतना लोड उठाएगा नहीं। तो 1 डे 2 डे 10 दिन 20 दिन करने के बाद स्विच जल जाता है, स्विच खराब हो गया। आया बात समझ में? इसलिए जब भी आप यूज करो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जैसे लाइक प्रेस, हीटर, गीजर, इन सबको पावर स्विच लगाओ। दैट इज 20, कम से कम 20 एम्पियर का तो होना ही चाहिए, 2 टाइम्स 3 टाइम्स। स्टैंडर्ड कितना होगा? 8 टाइम टू 10 टाइम्स।
यदि आप लगाते हो तो स्विच लॉन्ग लाइफ चलते हैं, और नहीं तो स्विच जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब इसी आधार पर यहाँ देख लो बेटा सेकंड पार्ट। हमने ए पार्ट बताया, बी पार्ट। अब हमने पूछ दिया भाई इस फैन का रेजिस्टेंस कितना है, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, तो वी यूज टू फाइंड आर, वी यूज P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। जनरली R इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी कर देते हैं, तो वो बुक वाले कर देते हैं, आप उसको छोड़ो, आपको वी स्क्वायर बाय आर याद रखना है। अब इसी पर क्वेश्चन, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट बल्ब। 100 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस, यहाँ पर ऑपरेटिंग लिख ही देता हूँ, ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट। अब यहाँ पर आपके देख लो ऑपरेटिंग गिवन ही रहेगा, यदि नहीं भी गिवन है हम तो लिख दिए हैं, लिखा नहीं रहेगा तब भी आप कितना मानोगे 220। अब यहाँ पर सॉल्यूशन देख लो, हेयर P इक्वल टू 100 वाट, V इक्वल टू 220 वोल्ट, R इक्वल टू हार्ट, तो R इक्वल टू P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पर हमने पुट कर दिए आपके P की वैल्यू 100, वी स्क्वायर 220 का स्क्वायर अपॉन R। अब हम यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 R इक्वल टू 220 इंटू 220। इसका स्क्वायर मत कर लेना, टाइम कंज्यूमिंग, एक बार स्क्वायर करो एक बार कैंसिल आउट करो, डायरेक्ट R इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन 100, 10 कैंसिल, 484 ओम रेजिस्टेंस का ओम होता है। तो 100 बल्ब का, वाट के बल्ब का कितना होता है रेजिस्टेंस 484। इसी तरह से एक क्वेश्चन इसी में डाल देते हैं, फॉर 60 वाट 220 वोल्ट बल्ब, इस बल्ब का निकालो। 60 वाट लिए हैं तो आप सिंपली हम डायरेक्ट कर देते बेटा, समझो आप, R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, वी 220 अपॉन P आपका है 60। यहाँ देखो 0 0 कैंसिल किए, 2 3 जा, ये 100 ये बन गया हमारे पास। अब ये कैंसिल नहीं होंगे, 242 0 अपॉन 3 8 0 6 0 6 ये ओम हो गया। ये कहोगे सर ये न्यूमेरिकल दिए थे तो ये देने की क्या ज़रूरत थी? इसका ज़रूरत ये था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो जितना वाट कम होगा वो उसका रेजिस्टेंस इनकैंडिसेंट बल्ब का ज़्यादा होगा। देख लो 100 वाट का रेजिस्टेंस कितना था 484 और इसका कितना हो गया 806। जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होंगे तो करंट कम ड्रॉ करेगा। आ गया समझ में? अब आपके नेक्स्ट यहाँ पर देख लो सी पार्ट, टू फाइंड पावर वी यूज P इक्वल टू I स्क्वायर R। अब रेजिस्टेंस घटते बढ़ते हैं, पावर घटते बढ़ते रहते हैं, तो उस हिसाब से करंट घटता बढ़ता रहता है। तो पावर कहोगे सर इससे नहीं निकाल, इससे निकालोगे तो रॉन्ग निकलेगा, इससे भी आंसर नहीं मिलेंगे।
तो पावर के लिए ये फार्मूला यूज करना। अब इसका एक न्यूमेरिकल सम दे देते हैं, जैसे कि आप इधर नोट कर ली बैठे आप लोग। क्वेश्चन देख लो। अ हीटर ऑफ 1000 watt 220 volt is working on 110 volt supply. Find its power or energy consumed per second। क्वेश्चन ये हमका आपको सिंपल वे से लिख दिए हैं। अब इसमें देख कैसे बनाएंगे, इसके हम जैसे बताए हैं, यहाँ दो फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। पहला रेटेड कितना है 1220 वोल्ट, इसकी मदद से हम पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इसकी मदद से हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस फिक्स होता है। आपको रेजिस्टेंस क्यों निकालते हैं, पावर घटे बढ़े इससे मुझे कोई लेना देना, माई रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज फिक्स्ड, बल्ब इज फिक्स्ड। इसलिए सॉल्यूशन देखो, यूजिंग P = V²/R। अब आपके P कितना है, आपके 1000, V कितना है 220²R। यहाँ पर हमारे पास R हमने यहाँ ले लिए 220 × 220 अपॉन थाउजेंड्स, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये कैंसिल हो गए, ये हमारे पास हो गया 484 अपॉन 10, देख लो 48.4 ओम। अब जो बच्चा अभी हम बल्ब वाला सिखाए थे, जिनमें पावर ज़्यादा हैं उसका रेजिस्टेंस कम होगा, वो करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगा, इसके आधार पर ये आपके निकल गए। नाउ when it is operating on 110 वोल्ट, तब इसका करंट निकालो। तो P = VI, यहाँ पर जैसे हमारे पास लिखे हैं P = VI, ये हमारे पास मालूम है, I मालूम है, पावर नहीं मालूम है, इसलिए ये फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते हैं। अब इसमें करंट निकालने के लिए हमारे पास क्या है, आपके हाँ ओम्स लॉ, V = IR। आपके पास V मालूम है 110, I नहीं मालूम है, ये मालूम है 484/10। देयरफॉर I = 110 × 10 अपॉन 484, ये एम्पियर हो गए। नाउ पावर = I²R। अब आपके देख लो I कितना है 10 × 10, यही है ना, अपॉन 484 का स्क्वायर इंटू 484/10, ये है हमारे पास। अब इसके पावर देख लो, स्क्वायर कर दिए, डबल कर दिया हमने, 10 × 10 मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 484 × 484 इंटू 484/10, इसमें से 110 कैंसिल हो गया,
484 भी कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बच गया, 11 से हम काटना शुरू कर देते हैं यहीं से, 11 ये 10, 11 ये हो गया, 11 से इसको भी कट किए, ये बन गया हमारे पास। तो ऊपर में कितना बच गया बेटा, 1000 अपॉन 4, 500 दैट इज 250 वाट। तब ये कितने पावर काम करेगा, केवल 250 वाट था, कितना 1000 वाट का। तो इसलिए पावर घटते बढ़ते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं। आए बात समझ में, हैव यू नोटेड? बेटा कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूँ, समझ में कहीं प्रॉब्लम हो तो एक बार नहीं कई बार पूछो। अब आप समझ में आ गए हैं तो कुछ पॉइंट और भी नोट्स, यहाँ पर नोट्स लिखते हैं, नीचे नोट्स लिख दो। पॉइंट नंबर 1, Joule's heating effect is common to both AC and DC। इसका क्या मतलब हुआ अभिषेक? AC एंड DC हीटिंग इफेक्ट AC पर चलता है, DC पर नहीं चलता है, क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट में आप क्या जानते हो, H = I² RT। ये चाहे प्लस हो चाहे माइनस, स्क्वायर करने पर हमारा प्लस ही रहेगा। इसलिए कहेगा क्यों, ये AC और DC दोनों पर इसलिए बराबर चलते हैं, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि करंट AC है या DC है। आया बात समझ में? सेकंड पॉइंट, Joule's heating effect is irreversible। What is meaning of this? Electrical energy changes into heat, but heat does not change। करना इलेक्ट्रिकल से हम हीट बना सकते हैं, हीट से हम इलेक्ट्रिकल नहीं बना सकते हैं, इरिवर्सेबल है, वन डायरेक्शनल काम होते हैं इसमें। है बात समझ में? थर्ड पॉइंट, if resistances are in series, रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, देन P = I² R। तो यहाँ पर क्या हो गया, P प्रोपोर्शनल टू R बिकॉज I इज कांस्टेंट। Hence appliances having more resistance consumes more power। मोर रेजिस्टेंस वाला क्या करेगा, मोर पावर कंज्यूम, जिसके रेजिस्टेंस ज़्यादा हैं वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा।
चौथा पॉइंट देखो, इफ रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। देखो अब यहाँ पर वी स्क्वायर बाय आर नहीं, केवल हम ये लगाएं जिस पर जो कांस्टेंट है उसको हम स्क्वायर के मान के चलेंगे। इसलिए रेजिस्टेंस आर पैरेलल देन P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, that is P proportional to 1 by R. V is constant. Hence, appliances having less resistance consume more power. लेस रेजिस्टेंस वाला क्या करेगा हमारा, मोर पावर। जैसे अभी आपने देखा था 100 वाट वाले का रेजिस्टेंस कम है और 60 वाट वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो जिसका पावर ज़्यादा है मीन्स उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। और यहाँ पर हमने क्या देखा, अप्लाई हैविंग लेस रेजिस्टेंस कंज्यूम मोर पावर एंड दे गिव मोर लाइट। और इसी में एंड दे गिव मोर लाइट। अब इस पर ध्यान देना, कौन बल्ब ज़्यादा चमकेगा, तो सीरीज में जिसके रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो ज़्यादा बल्ब लाइट देगा। और पैरेलल में रेजिस्टेंस जिसका कम है उसके पावर ज़्यादा हैं तो मोर पावर कंज्यूम करेगा, तो इसलिए ये मोर लाइट देगा। लिखा है ना, कंज्यूम मोर पावर एंड दे गिव मोर लाइट। इसके अलावा कुछ एप्लियंसेज हैं स्विच की, फ़ोन की, ये सब बेटा आप बुक से देख सकते हो। अब आपके एक लास्ट टॉपिक इसी का 5 मिनट, इसके बाद हम ओवर करेंगे। पॉइंट नंबर 6 यहीं लिख दूँ या चलो, मैक्सिमम पावर थ्योरम, ये हम पहले भी लिखा चुके हैं। मैक्सिमम पावर थ्योरम, ये थ्योरम क्या चीज़ कहता है, इसमें अकॉर्डिंग मैक्सिमम, ध्यान दिए, मैक्सिमम पावर थ्योरम हम आपके ग्रुपिंग ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बाद बताए थे। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम a circuit deliver more power if total load resistance is equal to the total internal resistance। आगे बात समझ में। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्लास इज ओवर एंड आई एडवाइस टू वॉच वीडियो एट होम अगेन एंड अगेन। इफ इट इज यूजफुल, beneficial for you,
then like, share and subscribe. Thus you will get continuous video on this channel. Thank you.